नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी खबर जो हमारे बढ़ते भारत को आपके समक्ष प्रदर्शित करेगी। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार हमारा भारत नित्य नई उपलब्धियों को छूता जा रहा है, उसी कड़ी में एक नई उपलब्धि जुड़ गई है एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो कि क्यूएस के द्वारा जारी की जाती है। इसमें ऐसा पहली बार हुआ है इतिहास में कि हम लोगों ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है ओवरऑल यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में। अब हम लोग जानेंगे कि क्या क्या हुआ, ऐसा इंडिया ने ऐसा कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया कि क्या किया कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग सुधर रही हैं। दोस्तों, यह सच में एक ऐसा युग है जो कहा जा सकता है कि पूरी तरह से भारत का युग है। आप यूनिकॉर्न के सेक्टर से लेकर के स्पेस से लेकर के साइंस टेक्नोलॉजी, जहां पर भी देखेंगे फार्मास्यूटिकल से लेकर के सारे सेक्टर्स में इंडियन छाए हुए हैं। अब यह नई कड़ी में जुड़ा है एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग। दोस्तों, जिस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत होता रहता है, जिस देश में डेवलपमेंट जितनी तेज़ी से होती रहती है, वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था यानी शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होता रहता है। और इन सबको प्रदर्शित करता है एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। इसी के अलावा क्यूएस के द्वारा ही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी जारी की जाती है, लेकिन वो अभी नहीं आई है। एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो आई है, इसमें हमने पहली बार इतिहास में चीन को पीछे छोड़ दिया है। नंबर 1 अगर यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आपको बताएं तो जैसा कि सर्वज्ञात है आईआईटी बॉम्बे, जो कि नंबर 1 रहा। यूनिवर्सिटीज़ में भी एक तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि जो टॉप 10 अगर बात करें इंडिया में, तो उसमें कहीं ना कहीं सारे आईआईटीज़ का, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बेंगलुरु, इन सब का बहुत योगदान रहा। ये सब ही छाए हुए हैं, यानी कि जो टेक्नोलॉजी फील्ड की यूनिवर्सिटीज़ हैं, यह टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अपनी रैंक बना चुकी हैं और बनाती रही ही हैं। फ्यूचर से, पास्ट से लेकर के फ्यूचर में भी बनाती रहेगी। इसके अलावा नोएडा के एमटी यूनिवर्सिटी की भी इसमें एंट्री हुई है, जामिया की भी एंट्री है। कंप्लीट बताएंगे आपको दोस्तों। तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है इस सूची में, जहां इस बार भारत के 148 यानी 148 विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज शामिल किए गए हैं। वहीं चीन के कितने हैं? 133 और जापान के 96। चीन के 133 और जापान के 96, यानी इंडिया नंबर 1, चाइना नंबर 2, जापान नंबर 3। पिछली रैंकिंग के मुकाबले भारत के विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है। पिछली बार की तुलना में 37 यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा रहें। दोस्तों, पर पिछले साल का सूची आया था यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्यूएस के द्वारा, उससे हमारे 37 ज़्यादा रहें। पिछली बार से 37 ज़्यादा रहने का मतलब आप समझ रहे हैं, 111 से 148 की यह छलांग है। दोस्तों, ये छलांग ऐसे ही नहीं लग जाती है, कहीं ना कहीं प्रदर्शित कर रही है कि यह युग हमारा है। जिस प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में देख लीजिए, टेक के क्षेत्र में, सारे क्षेत्रों में भारत बढ़ता जा रहा है। स्पेस के क्षेत्र में अभी हाल फिलहाल में एक खुशखबरी आई कि जो आदित्य L1 मिशन भेजा गया था सूर्य के लिए, उसने सूर्य की पहली इमेज, जो सबसे क्लोजेस्ट इमेज हो सकती है, उसको खींच करके भेजा है। तो ऐसी नित्य नई उपलब्धियां भारत हासिल करता जा रहा है। गगनयान के क्षेत्र में भारत ने जो अपनी टेस्टिंग की थी, वो पूरी तरह से सफल हुई। उस कैप्सूल को सफलतापूर्वक भारत ने सफलतापूर्वक परीक्षण तो किया ही, उसके अलावा उसको समुद्र में गिराया गया और जो भी प्रोसेस होता है सबका सफलतापूर्वक भारत ने पूर्ण किया। अब क्यूएस के द्वारा भी आप देख सकते हैं टोटल भारत की 148 यूनिवर्सिटीज शामिल है, जो कि पिछली बार की तुलना में 37 ज़्यादा हैं। और चाइना की जो कि 133 यूनिवर्सिटीज़ हैं और जापान की 96, यानी कि चाइना को हम लोगों ने 15 से बीट कर दिया है। चाइना से 15 यूनिवर्सिटी ज़्यादा हैं। इसके अलावा ऐसा यह पहली बार हुआ है जब हम लोगों ने चीन को पीछे छोड़ा है। इसके अलावा भारत ने आउटबाउंड स्टूडेंट मोबिलिटी, यानी कि जो विदेश जाने वाले छात्र होते हैं, में भी एक उपलब्धि हासिल की है कि अमेरिका में जो शिक्षा प्राप्त करने वाले दूसरे देश से आने वाले छात्र हैं, उनमें 15 वर्षों में भारत ने पहली बार इसमें भी चीन को पीछे छोड़ दिया। इससे पहले चीन के स्टूडेंट अमेरिका में सबसे ज़्यादा जाते थे और अब हमारे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जाते हैं। खास बात यह है कि 2014 में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में मात्र 16 भारतीय संस्थान ही शामिल थे। भैया, 16 से 148 तक का यह आंकड़ा, अगर अभी भी कुछ लोग कहेंगे कि कुछ नहीं किया जा रहा गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप लोग देख सकते हैं भैया, 70 सालों में हम लोग 16 पर पहुंचे थे और 70 सालों के बाद 16 से 148 का आंकड़ा हम लोगों ने क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में छुआ है। तो ऐसा नहीं है गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से, मैं बोल रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, एजुकेशन पर कार्य कर रही है। अब देखिए, कुछ लोग अब आएंगे, कुछ हेटर्स रहेंगे, कुछ अपोजिशन के रहेंगे, तो भाई ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्यूएस एक स्वतंत्र संस्था है और इसका भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं है। इसने 2014 में 16 यूनिवर्सिटी को लिस्टेड किया था, इस बार 148 यूनिवर्सिटी को लिस्टेड किया है। तो ये जंप ऐसे नहीं आया है भैया, 150 के करीब यूनिवर्सिटीज अब हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं अब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कोई मना कर सकता है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देश में नहीं सुधरा है? भैया मना कर रहे हो तो फिर आप महान आदमी हो।
बिजली की व्यवस्था देश में नहीं सुधरी है। हर गांव में 98% से ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है भारत में, हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है। पहले क्या होता था, एक शिफ्ट वाइज बिजली प्रोवाइड की जाती थी, जो हम लोग जब पहले गांव जाते थे तो गर्मियों की छुट्टियों में, तो कभी 8 घंटे रात को लाइट आती थी, 8 घंटे सुबह, और जिस दिन खराब हो गई तो हफ्ते भर खराब रहती थी। अब तो एक दिन के अंदर ठीक हो रहा है। शहरों में अराउंड 24 घंटे के अराउंड लाइट रह रही है, 23-24 घंटे तो अराउंड रही है। तो भैया ऐसा नहीं है सरकार कुछ कर नहीं रही है, सरकार बहुत कुछ कर रही, तमाम योजनाएं ला रही है। इस सब के परिणाम दिखने में भले से थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन परिणाम अब दिखने लगे हैं। अब आने वाले अगेन 5 सालों में परिणाम बहुत तेज़ी से दिखेंगे, और 2027 तक, जैसा कि मूडीज़ ने भी बताया, कि हम लोग वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, क्योंकि जापान और जर्मनी की इकोनॉमी श्रिंक हो रही है। और उसके बाद 3rd के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो 2nd 1st की जंप रहेगी, वो जितना स्लोली बताया जा रहा है उतना स्लोली हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक वॉर की सिचुएशन बन रही है, जिसमें चाइना और अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व रहेंगे। और अगर ये दोनों डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं तो चाइना की इकोनॉमी पूरी तरह से जो धीरे धीरे गिर रही है, चाइना की इकोनॉमी धीरे धीरे नीचे आ रही है, वो एक झटके से नीचे गिरेगी, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं चाइना की इकोनॉमी आत्मनिर्भर के से ज़्यादा उनके यहाँ बाहर की कंपनियों ने इन्वेस्ट करके रखा है, जो उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो कंपनियां धीरे धीरे हमारी तरफ शिफ्ट हो रही हैं। अगर उसने युद्ध किया तो जो भी यूरोपियन कंट्रीज की कंपनीज होंगे सब भग जाएंगी, और सबको कहीं ना कहीं नया अड्डा चाहिए, नया लोकेशन चाहिए, तो वो भारत प्रोवाइड करेगा। तो चाइना की इकोनॉमी बुरी तरह से कोलैप्स होने वाली है। और अमेरिका के तो आप समझ ही सकते हैं कि जितना उसका इकोनॉमी है उससे ज़्यादा, जितनी उसकी जीडीपी है उससे ज़्यादा उसने लोन ले रखा है। और इस युद्ध के क्षेत्र में नुकसान जो होगा ना, अमेरिका को चाइना से भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वह एक समृद्धशाली राज्य है। चाइना तो अभी विकासशील की कैटेगरी में ही आता है, लेकिन वो विकसित राज्य है, आर्थिक महाशक्ति है। लेकिन इस युग में अगर कोई लंबा युद्ध खींच गया, जैसा कि अमेरिका की एशिया में कंडीशंस भी हैं, कोई भी युद्ध नहीं जीता है, ताइवान युद्ध हारा है वो, उसके अलावा भी अफगानिस्तान में हारा है वो तालिबान से, सीरिया इराक में उसने कुछ नहीं कर पाया। तो यहाँ पर अमेरिका आएगा, टाइम बनाएगा, अमेरिका का नुकसान होगा, चाइना का नुकसान होगा। इन सब में हमें क्या करना है, हमें उग्र रूप सामने नहीं आ जाना है कि हमको युद्ध करना है, हमें क्यों नहीं, हमें इस समय आगे बढ़ना है। हमारा देश जब एक मुकाम पर पहुंच जाएगा तो ये क्या पीओके तो वैसे भी 27-28 तक कब्जा कर ले ही लिया जाएगा वापस। अक्साई चीन का मकसद रहना चाहिए, हमें हमारा मकसद रहना चाहिए अखंड भारत का। ये छोटे छोटे इलाके तो हम लोग जल्द ही ले लेंगे वापस, हमारा मेन मकसद वो अखंड भारत का निर्माण करना है। वो तभी संभव है जब देश की युवा शक्ति और देश की जितनी भी शक्तियाँ हैं, सब मातृ शक्ति, महिला शक्ति, युवा शक्ति, बुजुर्ग शक्ति, पुरुष शक्ति, सारी शक्तियाँ एकजुट होकर के देश को नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ाने का प्रयास करें। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बटे नहीं, अपने देश का नाम पहले लें। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई होने से पहले आप भारतीय बने। भारतीय बनने के बाद आप गर्व से कहिए कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहिए हम मुस्लिम हैं, गर्व से कहिए सिख हैं, गर्व से कहिए जैन हैं, क्योंकि जो हमारी विविधता है वो किसी देश में नहीं पाई जाती। और यह देश डेवलप्ड हो करके रहेगा, आने वाला युग हमारा है, क्योंकि यह युग कोई कहे या न कहे, यह युग निश्चित तौर पर हमारा है। जिस हिसाब से हमारी यूनिकॉर्न्स ने 7 साल में 100 का आंकड़ा पार कर दिया, 118 पहुंच गए। कुछ लोग बोलेंगे इसमें प्रॉफिटेबल नहीं है, तो भैया प्रॉफिटेबल जितने भी हैं ना, उनकी प्रॉफिट आप जाकर के देख लीजिए, और जितने लॉसेबल है ना, उनके आईपीओ जैसे जैसे आ रहे हैं, आईपीओ के बाद उनके परफॉर्मेंस का एनालिसिस करिए। खाली लॉस ये नहीं देखा जाता है। देखिए, नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट एक अलग चीज़ें होती हैं, अगर उस पर डिटेल चाहिए तो उसको मैं वीडियो समझा सकता हूँ। तो जो अपने आप को बुद्धिजीवी बनते हैं कि सिर्फ 16 प्रॉफिटेबल हैं, भैया वो जो इन्वेस्टमेंट आता है ना, वो डायरेक्ट जेब में जाता है यूनिकॉर्न संस्थापकों के, जितना शेयर वो लोग डाइल्यूट करते हैं। अगर इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा। अभी तो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि जो भारत ने छलांग मारी है यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में, चीन को पीछे छोड़ दिया है। अब ये क्यूएस के जो उपाध्यक्ष महोदय हैं, बेन साटर, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि क्यूएस रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की बढ़ती संख्या भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य के विस्तार को दर्शाती है। भारत वैश्विक शैक्षणिक क्षेत्र में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा। भारत एकेडमिक रेपुटेशन और एम्प्लॉयर रेपुटेशन में क्षेत्रीय औसत से नीचे है, लेकिन इसने 10 से अधिक विश्वविद्यालयों के साथ उच्च शिक्षा व्यवस्था में प्रति संकाय मैट्रिक पेपर में दूसरा सबसे अच्छा क्षेत्रीय परिणाम हासिल किया है। अभी कई क्षेत्रों में हमें आगे बढ़ना है, लेकिन जिन क्षेत्रों में बढ़ चुके हैं वह क्षेत्र हम लोगों को प्रदर्शित करना है, दुनिया को बताना है कि हम इन क्षेत्रों में आगे हैं, और दुनिया को खुल के बताना है, बिल्कुल दुनिया से बताना है कि हम तुमसे कम्पीट नहीं, तुम्हें हम लोग डिफीट भी दे रहे हैं, तुम्हें हरा भी रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में हम लोग किसी से भी पीछे अब नहीं हैं। यह युग हमारा है, यह समय हमारा है, यह कालखंड हमारा है, आने वाली समय हमारा है। भारत महाशक्ति बन करके रहेगा। बस एक संकल्प लीजिए, जाति धर्म से पहले देश को रखिए, देश के बाद आपकी धर्म जाति जो भी रखना है रखिए। क्षेत्रवाद से पहले देशवाद की नीति को अपनाइए।
क्षेत्र जब ही रहेगा जब आपका देश रहेगा। क्षेत्र तभी समृद्ध होगा जब देश समृद्ध होगा। देश समृद्ध हुए बिना क्षेत्र समृद्ध नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। इस भारत की उपलब्धि के नाम पर एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। नियमित ऐसे ही रेगुलेशन पे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे जो इन्फॉर्मेटिव रहेंगे, जिसमें आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इन सब के लिए हमारे चैनल स्नेसर एजुकेशन वालों को सब्सक्राइब करके रखना है। जॉब अपडेट्स के लिए स्नेह जॉब वालों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए स्नेसर एजुकेशन वाला।